हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के हिंदी पाठ पुस्तक बसंत से पाठ 4 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? जब हम एक ही चीज़ बार-बार लेंगे तो हम उससे बोर नहीं हो जाएँगे, इसलिए मिठाई वाला भी ऐसा ही करता था, वो हर बार नई-नई चीज़ें लेकर आता था। और दूसरा प्रश्न है कि वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चों की पसंद की चीज़ें जब वो तैयार करता था तब उसमें उसको काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला अलग-अलग चीज़ें इसलिए बेचता ताकि एक ही चीज़ बार-बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएँ। ऊब ना जाएँ मीन्स कि बोर ना हो जाएँ। और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ों के इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। ठीक है? अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? तो मिठाई वाला जो था वो बहुत ही ज़्यादा मधुर आवाज़ में वो गा-गा कर चीज़ों को बेचता था और चीज़ों के दाम भी बहुत कम लेता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे ना हो तो वो फ्री में भी उसे वो चीज़ दे देता था। इसलिए जब मिठाई वाला आता था तो बच्चे और बड़े दोनों ही उसकी आवाज़ सुनकर खींचे चले आते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था, कभी गुस्सा नहीं करता था। और इन्हीं कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। ठीक है? अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो ग्राहक उसे बोलते हैं जिसको जो सामान लेने आता है, जैसे कि कस्टमर। ठीक है, जिसको हम कस्टमर बोलते हैं। और विक्रेता वो हो गया जो चीज़ों को बेचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। ठीक है, सबको सामान एक ही भाव में देते हैं। पहले ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो और एहसान का बोझ डाल देते हो। ठीक है, तो जो विजय बाबू थे वो ग्राहक के तौर पे अपने तर्क देते हैं कि पहले तो झूठ बोलते हो और पहले ज़्यादा दाम बताते हो, फिर दाम चीज़ों के दाम को कम करके अपना एहसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर जवाब देता है। ठीक है, ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर भी सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ठीक है, मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पे अपना जवाब देता है कि अगर दुकानदार आटा करके भी अगर वो अपनी चीज़ें बेचता है तो तब भी ग्राहक को लगता है कि वो उसे लूट रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो जैसे ही खिलौने वाला आता था, सारे बच्चों में हलचल मच जाती थी, वो पुलकित हो उठते थे और मोल भाव करने लगते थे और खिलौना लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चले जाते थे। तो उत्तर लिखेंगे कि खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती, बच्चे पुलकित हो उठते, पुलकित मीन्स खुश हो उठते। वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। ठीक है, वो खुश होकर खिलौना लेकर खेलने कूदने लगते थे। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? जब रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो खिलौने वाले की याद उसे क्यों आ गई? क्योंकि मुरली वाले का स्वर जो था रोहिणी को जानी पहचानी लगी थी और उसे याद आया कि खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर गीत गाकर खिलौने बेचा करता था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी, उसे याद आया कि खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर गीत गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, मीन्स खिलौने वाले की याद आ गई। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? ठीक है, तो आपने पाठ में पढ़ा कि मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था, क्योंकि इससे पहले उससे किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी और वो मिठाइयाँ खिलौने इसलिए बेचता था ताकि वो उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख सके। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे।
इसलिए उसे इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? तो मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इससे पहले उससे किसी ने इस तरह से उसके दुःख को जानने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है? तो मिठाई वाले ने भावुक होकर और साथ ही चुन्नू-मुन्नू में उसे अपने बच्चे नज़र आते थे, इसलिए वह बच्चों को मिठाई दे रहा था और उसने बोला कि मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे न लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुःख को समझने का प्रयास किया था और उसे चुन्नू-मुन्नू में अपने ही बच्चे नज़र आए और उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है, इसलिए उसने रोहिणी से पैसे ना लेने की बात की। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, ठीक है? हमने इस कहानी में पढ़ा कि रोहिणी चिक के पीछे मतलब कि ताँत का बना हुआ एक पर्दा जो दरवाजे पे लगा हुआ रहता है उसे चिक बोलते हैं, ठीक है? क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गाँव में रूढ़िवादी परिवारों में इसका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पे भी लिया जाता है। और मेरी राय में यह बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये स्त्रियों के स्वतंत्रता को हनन करने जैसा है। हनन मीन्स उसकी स्वतंत्रता को खत्म करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ में देश की प्रगति में भी संकट पैदा कर देता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, कहानी से आगे, ठीक है? मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर मिठाई वाले के साथ क्या घटना हुआ होगा जिसके कारण उसके पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो लिखेंगे, मिठाई वाले का परिवार अवश्य किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा और उस दुर्घटना में उसकी पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु हो गई होगी। और दूसरी कहानी हम लिखेंगे, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। वह तरह तरह की मिठाइयाँ बेचा करता था। उसका घर दुकान के साथ ही था। लोग बड़े ही शौक से मिठाइयाँ खाते थे। दूर दूर से लोग वहां आकर उसकी मिठाइयाँ खरीदा करते थे। उसके परिवार में 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। शहर में उसका काफी मान था। व्यवसाय काफी अच्छे से फल फूल रहा था। एक बार की बात है, उसके नगर में एक महामारी फैली। इस शहर में इस महामारी के कारण अनेक लोगों की जान चली गई, जिसमें उसके बच्चे और पत्नी भी शामिल थे। उनको बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बचा न सका। मिठाई वाले की दुनिया ही उजड़ गई। वह दुख के सागर में डूब गया और अपने दुख से उबरने के लिए अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना दिया और अनाथ बच्चों का वह पालन पोषण किया करता था। उसमें उसे असीम सुख मिलता था। उन बच्चों में उसे अपने बच्चे की झलक देखने को मिलती थी। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो जब भी हम शादी में, मेले में, ये सारी जगह जाते हैं तो हम वहाँ पे चाट, पकोड़े, मिठाइयाँ, जलेबी, गोलगप्पे आदि खाते हैं। तो इन सबको हलवाई बनाता है। वहाँ की सुंदरता को हम देखते हैं, ठीक है? तो उत्तर लिखेंगे, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, चाट, जलेबी, गोलगप्पे, आलू की टिक्की आदि सबसे अधिक आकर्षित करती है। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का भी हाथ होता है। उन चेहरों में यही कहा जा सकता है कि उनके चेहरे पर परिश्रम झलकता है और वे पाक कला में निपुण दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या-क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इसका उत्तर लिखेंगे, मैं कानपुर में ही रहती हूँ। हमारी गली में कई फेरी वाले आते हैं। एक बार सर्दियों के दिनों में एक कश्मीरी शॉल बेचने वाला आया। हमने उससे एक शॉल खरीदी। उससे बातचीत थोड़ी बढ़ी तो उसने बताया कि उसका भी एक बड़ा व्यापार था, नौकर चाकर थे, लेकिन एक आतंकी हमले में सब कुछ नष्ट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह फेरी लगाकर शॉल बेचा करता था। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी के आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए।
जब पहले फेरी वाले आते थे तो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाकर, गीत गाकर या कुछ बजाकर वो अपने आने की उपस्थिति को दर्ज करते थे। लेकिन आज के ज़माने में वो क्या करते हैं, वो पहले से रिकॉर्डेड साउंड होते हैं और वो लाउड स्पीकर लगाकर चला देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे माता-पिता बताते हैं कि उनके ज़माने में ज़्यादातर सामान फेरी वालों से ही खरीदा जाता था। हर फेरी वाले की आवाज़ की अपनी विशेषता होती थी, तो कई फेरी वाले कुछ-कुछ बजाकर भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ सब कुछ बदल गया है। अब या तो फेरी वाले आते ही नहीं और यदि आते भी हैं तो उनके उनकी आवाज़ का आकर्षण समाप्त हो गया है। अब वे पूर्व में रिकॉर्ड की हुई आवाज़ यंत्र के माध्यम से बजाते हैं। आगे है भाषा की बात। तो यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊपर ऊपर बाला का प्रयोग है। अब बताइए कि बाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो यहाँ पे मिठाई, है ना? बाला से पहले आने वाला शब्द है मिठाई। तो ये हो गया, मिठाई हो गया संज्ञा और यहाँ है बोलने वाली गुड़िया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे मिठाई वाला में मिठाई संज्ञा है और बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली विशेषण है, ठीक है? विशेषण में जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। तो गुड़िया गुड़िया यहाँ पे संज्ञा हो गई और गुड़िया कैसी है, तो वो बोलने वाली है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है? तो ये विशेषण हो गया। अगला प्रश्न, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो आपने देखा कि मिठाई वाला मिठाई बेचने वाले व्यक्ति को दर्शाता है और जबकि बोलने वाली गुड़िया गुड़िया की विशेषता को, ठीक है? ये हमने पहले किया। अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो का प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में एक ठो लइका, 4 ठो आलू और 3 ठो बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत के कई अन्य भाषाओं में भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो लिखेंगे उपयुक्त वाक्यों में ठो का प्रयोग की ओर ध्यान देने पर पता चलता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 2 ठो आम, 4 ठो समोसा और 1 ठो लड़का। प्रश्न, बे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अगला है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के इन प्रयोगों को आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो आजकल ये बातें ऐसे कही जाती है, लगता है बेबी पार्क में खेलने चले गए हैं। भैया यह मुरली कितने की है? दादी दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा मिठाई वाले को कमरे में बुलवाओ, ठीक है? ये थे पाठ 4 मिठाई वाले के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।